नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने जो महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर बिहार के चुनाव में देखा वो तो महज एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अब शुरू हुई। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम चुनाव आयोग ही प्रेशर में आ गया है। जब से बंगाल में ममता बनर्जी के काडर ने, कर्मचारियों ने कलकत्ता में चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव किया है और जबरदस्त घेराव किया है, तब से चुनाव आयोग में बेचैनी है। बिग बॉस ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में बेचैनी है। और आज का जो बड़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि पहली बार चुनाव आयोग ने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और कहा है कि बंगाल में हमारे जो स्टाफ है, हमारा जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, उसके स्टाफ को सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा दीजिए। और अगर बंगाल में चुनावी मैदान की बात करें तो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस बार बिहार की तरह, दिल्ली की तरह, महाराष्ट्र की तरह, हरियाणा की तरह इस बार तो बंगाल का किला भी ढहने जा रहा है। बंगाल का किला ढहने जा रहा है, लेकिन धमकियों से बेपरवाह और बेफिक्र ममता बनर्जी ने आज सीधे सीधे, बल्कि मैं यूं कहूं इशारों इशारों में गुजरात लॉबी को ललकार दिया। उन्होंने कहा कि जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी भी हमारे देश का नारा है, इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब दोस्तों, मैंने ये क्यों कहा कि बंगाल जो है वो इस बार अमित शाह की अग्नि परीक्षा है, इसलिए मैंने कहा क्योंकि अभी तक जो उन्होंने चुनाव जीते हैं, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो या बिहार का हो, यहां पर डबल इंजन की सरकारें थी। अब आप कहेंगे कि दिल्ली में तो डबल इंजन की सरकार नहीं थी, वहां तो केजरीवाल की सरकार थी, लेकिन केजरीवाल के पास पुलिस नहीं थी, केजरीवाल के पास पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में, और लेफ्टिनेंट गवर्नर रिपोर्ट करता है अमित शाह को। तो एक तरह से दिल्ली भी डबल इंजन की सरकार थी, जो सिस्टम था वो अमित शाह के हाथ में था। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार थी, राज्य सरकार भी बीजेपी की थी और केंद्र में तो बीजेपी है। महाराष्ट्र में भी ऐसी था, एकनाथ शिंदे की सरकार थी और बीजेपी केंद्र में। बिहार में भी एनडीए की सरकार थी। तो जितनी भी सरकारें थीं वहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक, आप कह सकते हैं कि चौकी इंचार्ज से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक, सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा सिस्टम मोदी और शाह के हाथ में था। लेकिन बंगाल में यह पहला राज्य है इस कड़ी में जब अमित शाह की पुलिस नहीं होगी, अमित शाह के थाने नहीं होंगे, अमित शाह की कचहरी नहीं होगी, अमित शाह का डीएम नहीं होगा, कमिश्नर नहीं होगा, डीजी नहीं होगा, होम सेक्रेटरी नहीं होगा, चीफ सेक्रेटरी नहीं होगा। ये सब के सब ममता बनर्जी के हाथ में होंगे। और कहने वाले कहते हैं कि अमित शाह पायलट तो हैं चुनाव जीतने के, लेकिन वो डबल इंजन का हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। जहां सिंगल इंजन होता है, उस सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के पायलट अमित शाह नहीं है। बंगाल सिंगल इंजन है। अब दोस्तों, ये जो मुकाबला होने जा रहा है बंगाल में, बिग बैटल ऑफ बंगाल, 2-3 महीने बाद ही, इसमें जो अमित शाह की स्ट्रैटेजी है, वो बहुत, आप कह सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी है। और उनकी कोशिश है, बीजेपी की कोशिश है कि ये जो बंगाल में 294 में 120 सीटें हैं, इन पर वो फोकस कर रही है। अब ये जो 120 सीटें, आप कह सकते हैं 110 से 120 सीटें, इसमें मुस्लिम मतदाता डिसाइसिव है। ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं, जहां पर मुस्लिम अगर एक मुश्त गया, मुस्लिम अगर बटा नहीं कांग्रेस में या लेफ्ट में, सीधे टीएमसी में जा रहा है, तो फिर ममता बनर्जी को इन सीटों पर हराना मुश्किल है, 120 सीटों पर या 110 सीटों पर। और ये जो शुरुआती बढ़त है 100 से ज़्यादा सीटों की, जब ये ममता बनर्जी को मिल जाती है या मिलती रही है, उसके बाद ममता बनर्जी को चंद सीटें ही जीतनी होती हैं सरकार बनाने के लिए, मेजॉरिटी मार्क तक पहुंचने के लिए। तो अमित शाह का फोकस है कि घुसपैठिया के बहाने, बांग्लादेशियों के बहाने, एसआईआर के बहाने, वोट चोरी रोकने के बहाने, नए फॉर्म भरवाने के बहाने मुस्लिम मतदाता को काटें, ज़्यादा से ज़्यादा ममता बनर्जी के वोटर को काटें 120 सीटों पर। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उधर ममता बनर्जी की कोशिश है कि अपने सारे काडर को, अपने सारे कर्मचारियों को, सारे सिस्टम को झोंक देना है कि ये वोट ना कटने पाए। अब जो बांग्लादेश से आया है वो भले ही वापस चला जाए, उस पर ममता बनर्जी को कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो बोनाफाइड मुस्लिम वोटर है, ममता बनर्जी उसको बचाना चाहती। तो आप कह सकते हैं जो सीधे सीधे फाइट है अभी शुरुआती, वोट काटने और वोट बचाने को लेकर इन 120 सीटों पर। और अगर ममता बनर्जी
इन 120 या 110 सीटों को बचा ले जाती हैं, तो अमित शाह के लिए चैलेंज मुश्किल है। और वैसे भी अमित शाह के पास थाना, पुलिस, कचहरी, डीएम, कप्तान, डीजी उनके पास नहीं है। अब दोस्तों, ये बात सही है कि 2024 जून में मोदी जी झटका खा गए थे लोकसभा चुनाव में, बैसाखियों पर आ गए, नायडू नीतीश पर निर्भर होना पड़ा, 240 पर सिमट गए। लेकिन उसके बाद, उस झटके के बाद जिस तरह से अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने, या आप कह सकते हैं बीजेपी की मशीनरी ने, जिस तरह से इलेक्शन जीतने का एक नया मॉडल खड़ा किया, वो भी कम से कम मैं तो कहूँगा कि उसका अभी तक तोड़ कोई ढूंढ नहीं पाया है। हरियाणा जीत लिया उसी मॉडल से, जहां हार रही थी बीजेपी। महाराष्ट्र, जहां पर बीजेपी ने बहुत खराब परफॉर्मेंस 5 महीने पहले दी थी लोकसभा के चुनाव में, सिंगल डिजिट पे बीजेपी आ गई थी महाराष्ट्र में, उसको जीता और रिकॉर्ड वोटों से जीता। दिल्ली जीत लिया, केजरीवाल की सत्ता को दिल्ली में खत्म किया। फिर बिहार जीत लिया, नीतीश बाबू उन्हीं के साथ थे। लेकिन इन सारे राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी बीजेपी है, नीचे भी बीजेपी है। जीतना आसान था। लेकिन क्या ये जो नया मॉडल है, ये बंगाल में कामयाब होगा? और जो रथ एक तरह से रुक गया था 2024 में, जो आगे बढ़ता गया हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार में, क्या इस रथ को, मोदी के इस रथ को ममता बनर्जी रोक पाएंगी? और अगर ममता बनर्जी इस रथ को रोक लेती हैं, तो आगे जो चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में होना है चुनाव, अखिलेश यादव की परीक्षा है, 1.25 साल बाद वहां चुनाव है। पंजाब में चुनाव है, केजरीवाल एक ही किला बचा है, दिल्ली चला गया। तो फिर अखिलेश और केजरीवाल के लिए बड़ी राहत होगी अगर ममता बनर्जी इस विजय रथ को रोक देती हैं। बहरहाल शुरुआती जो दौर है इस वक्त, वो इलेक्शन कमीशन वर्सेस ममता बनर्जी है। और ये पहला राउंड अगर ममता बनर्जी ने जीत लिया, तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं वो अपनी फाउंडेशन खड़ी कर देंगी जीत के लिए। और अगर ये पहला राउंड वो हार जाती हैं ज्ञानेश कुमार से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और SIR में उनके बहुत से वोट कट जाते हैं, जैसे तेजस्वी के वोट कट गए बिहार में, तो फिर तो मुश्किल है। तो पहला राउंड बड़ा डिसाइसिव है, क्या होने जा रहा है और आगे क्या होगा। अमित शाह के और भी कई प्लान हैं। अमित शाह सिर्फ एक पत्ते से नहीं खेलते, पत्ते बदलते रहते हैं, फेंटते रहते हैं। आगे क्या होने जा रहा है। आज 2 एक्सपर्ट को बुलाया, मुझे लगा कि जिन्हें राजनीति की भी पूरी समझ हो और इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन प्रोसेस की भी सारी समझ हो, इस खेल की भी सारी। हेमंत अत्री साहब को आज मैंने बुलाया। 20-25 वर्षों से वो इलेक्शन से लेके पॉलिटिक्स सब कुछ देख रहे हैं, उनको भी सुनिए। उमाकांत जी तो फिर TN सेशन के ज़माने से इलेक्शन कमीशन कवर कर रहे हैं, उनको भी सुनिए। और मुझे लगता है मेरी बात सुन ली, इनको भी सुन लीजिए। अत्री साहब, आपको क्या लग रहा है कि बिहार एक ट्रायल था जहां अमित शाह ने इस वोट की चोरी, वोट के खेल को एग्जामिन किया एक लैब में? असली इम्तिहान जो है वो पश्चिम बंगाल में, और असली खेल वहीं होना है। दीपक जी 100% सही बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल 100% ये बात सही है कि बिहार के अंदर केवल एक ट्रायल हुआ है, और उसका असली जो उसको वैलिडेट करना होता है ना, उसको वैलिडेशन, उसका फाइनल इम्तिहान जो है, उसकी अग्नि परीक्षा ज्ञानेश कुमार की, उसकी जी, वो असल में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है सरकार के लिए, वो वेस्ट बंगाल के लिए है, इसमें कोई शक मत मानिएगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके के वाक युद्ध हो रहा है बड़ा जबरदस्त, वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे गया। वह छोटी सी बात को लेकर के ममता बनर्जी इतनी ज्यादा अटैकिंग है, और फिर बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है वो उससे भी ज्यादा कहीं जाकर के अटैक करती है। लेकिन दीपक जी, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपने पहली बार देखी होगी, आप दोनों इतने सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, कि पहली बार एक चीज देखी होगी आपने कि चुनाव आयोग खुद को डिफेंड नहीं करता, चुनाव आयोग को डिफेंड केवल बीजेपी करती है। ये बड़ा गजब आपने पहली बार देखा होगा कि पूरे देश में चुनाव आयोग के किसी भी काम को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो NDA की हो चाहे वो इंडिया अलायंस की हो, नोबडी डिफेंड्स देम एक्सेप्ट फॉर बीजेपी। आप अपने स्क्रीन पर वो विजुअल्स देख सकते हैं, जिस विजुअल में सबसे पहले जब ममता बनर्जी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, BLO है पश्चिम बंगाल सरकार के, वो जब घेराव कर लेते हैं कलकत्ता में इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग का, उसके कुछ देर के बाद बीजेपी के नेता भी वहां पहुंच जाते हैं और डिफेंड करने लग जाते हैं इलेक्शन कमीशन को। ये हम पहली बार हम देख रहे थे। लेकिन मैं जरा एक बड़े सवाल पर आ रहा हूं। आप तो कई बार जो है मौके पर जा चुके हैं और पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लखेड़ा साहब, मेरा जो सवाल
लकीड़ा साहब, बड़ा ब्लंट क्वेश्चन है, बड़ा ब्लंट क्वेश्चन है, लेकिन ब्लंट समय में, ब्लंट दौर में ब्लंट सवाल पूछने चाहिए। क्या 120 सीटें जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक है, जहां से ममता बनर्जी आसानी से जीत हासिल करती हैं, ये 120 सीटें निशाने पर हैं इलेक्शन कमीशन के? यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा किसी ना किसी बहाने मुस्लिम मतदाताओं को कम किया जाएगा, सीधे तौर पे कहूं ममता बनर्जी के समर्थकों को कम किया जाएगा। मेरा मेरा दीपक जी, ये असेसमेंट है बंगाल से, जो मेरी रेगुलर कांटेक्ट में हूं मैं। मेरा जो असेसमेंट है कि इनका टारगेट है कि 1 करोड़ वोट काटने हैं। जो आप 120 सीटें, यस, 120 सीटें जो आप बता रहे हैं, इनका टारगेट है कि 1 करोड़ वोट को कम करना। और ममता बनर्जी को भी पता है कि 1 करोड़ वोटें कम करेंगे। अब ये किनका कम करेंगे? उनसे बोलेंगे कि आप जो है कागज लेके आओ, आप ये फलाना चीज लेके आओ। अभी लोगों के पास लोगों के पास कागज नहीं है। लोग वहां देखिए, बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ, वो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो 71 में अलग हुआ। उसके बाद आप कहेंगे कि 50 के कागज लेके आओ, तो सवाल ये है कि आप लोग कागज कहां से लेके आएंगे? और उसकी जो ज्योग्राफी है, उसकी जो चीजें होंगी, और ये मैंने बता दिया कि बड़े पैमाने पर इनका एक रोड मैप है, और उस रोड मैप को ये 12 राज्यों में लागू करने वाले हैं। देखिए, इनका एक ही मकसद है कि किस तरह विपक्षी पार्टियों के वोट को काटना, कम करना। और मैं एक चीज और बता दूं, एक चीज, छोटा सा पॉइंट है। एक मतुआ कम्युनिटी है जो बांग्लादेशी हिंदू सिटीजन है, बांग्लादेशी नागरिक है। उन्होंने कभी नहीं बोला कि भारत के नागरिक है। वो तो शरणार्थी के तौर पर अभी जो बॉर्डर पर है, उनमें 90% 80% मतुआ हिंदू है, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है। अब ये हिंदूवादी होने की बातें करते हैं, ये कहते हैं हमसे बड़ा विश्व में हिंदू कोई है ही नहीं। तो बेसिकली सारी चीज ये है कि डराने के लिए ये NRC 2 है। ये जो बांग्लादेश में इन्होंने NRC के नाम पर 2-3 साल पहले डराने की कोशिश की थी, तो SIR NRC 2 के रूप में बंगाल में कह रहे हैं कि NRC 2 है। इसका नाम इन्होंने जरूर कर लिया SIR। जी ठीक है, वो कह रहे हैं कि शराब की बोतल सिर्फ बदली, शराब वही है, NRC की जगह उसको SIR नाम दे दिया गया है। और एक बड़ी बात जो इन्होंने अंडरलाइन करी कि 1 करोड़, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये भी कवर करते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो एक्सपर्ट हैं वो अत्री साहब भी हैं, दोनों ही एक्सपर्ट हैं। अब इनका ये कहना है कि 1 करोड़ वोटर जो है ममता बनर्जी के काटने की तैयारी है, और ये 120 सीटें जो मैंने आपसे कहा मुस्लिम बहुल सीटें, ये निशाने पे होंगी। अत्री साहब, मुझे बताइए भाई, आप तो ऐसा कोई चुनाव नहीं 10-20 साल में जहां पर आप साक्षात होना कवर कर रहे हो, मुझे बताइए कि अमित शाह ने भाई आपका हरियाणा इसलिए जीत लिया क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, फिर महाराष्ट्र जीत लिया, डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में ऑलमोस्ट डबल इंजन है, कहने को केजरीवाल है, पुलिस तो अमित शाह के अंडर ही में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो जो है वो होम मिनिस्टर के अंडर काम करता है। तो डबल इंजन की सरकार एक तरह से दिल्ली में भी है, वहां भी जीत लिया, बिहार में भी डबल इंजन है। पश्चिम बंगाल में डबल इंजन नहीं, सिंगल इंजन है, और अमित शाह को आदत है कि डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर चलाते हैं, सिंगल इंजन उड़ा नहीं पाते। क्या आपको लगता है कि ये जो सिंगल इंजन का मामला है, केंद्र सरकार अमित शाह की, राज्य सरकार ममता बनर्जी की, क्या थोड़ा मुश्किल है एक्सरसाइज? ये मैं जानना चाह रहा था आपसे। नहीं दीपक जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अमित शाह डबल इंजन के ही पायलट है, सिंगल इंजन चॉपर वो नहीं उड़ा पाते। और जितने भी उन्होंने इंजन अभी तक जो चलाए हैं ना, जितने भी वो चॉपर्स उड़ाए हैं, उन्होंने कहां उड़ाए, एक बार जरा वो देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश डबल इंजन, मैंने तो आपको गिना ही दिए थे, मैंने अभी हाल फिलहाल के 4 गिना तो दिया आपको, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार गिना दिया मैंने आपको। उससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भूल गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी गिना दिया मैंने। हाँ। तो अब क्या है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी है, वो सिंगल इंजन के साथ भी इनको पहले पटकनी दे चुकी है। एक तो ये ध्यान रखने की बात है। दूसरा, वो सिंगल हैंडेड फाइटर है और उसको पता है कि इनके टूल्स क्या है, और वो सत्ता में होने के कारण जितने ये वोट उड़ाएंगे ना, उसके बाद भी जब SIR क्लोज हो जाएगा, उसके बाद भी एक विंडो होती है, जिसमें आपने बिहार में देखा किस तरीके से 3 लाख वोट बढ़ गए फाइनल लिस्ट आने के बाद भी, क्योंकि वो जो ब्रैकेट है नॉमिनेशन के दिन तक, तो उस सारे में ममता बनर्जी खेल करने में कहीं पीछे नहीं हटेगी। और उसने जो किया है ना, वो आप कल्पना कीजिए। केवल आज उन्होंने जो पार्टी के 14,000 जो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, 14,000 जो कार्ड होल्डर्स हैं, उनके साथ उन्होंने एक मीटिंग की है। नंबर 1, पूरे प्रदेश के अंदर 6,500 से ऊपर फैसिलिटेशन सेंटर खोल दिए हैं कि किसी को भी डॉक्यूमेंटेशन की कोई जरूरत है, आप प्लीज आइए और ले लीजिए। तो एक बात मत भूलिएगा कि जो अमित शाह खेल करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स का,
वहां डॉक्यूमेंट बनाने किसने है? बनाने तो ममता बनर्जी की सरकार ने ही ममता है। बनर्जी के लोगों को ये, तो इसीलिए मैं कह रहा था। जी, तो ममता बनर्जी इनकी उस पे जो है ना, जो छह और मात का खेल है, उसमें वो धीरे से मार खाने वाली है नहीं। उन्होंने वेस्ट जी बंगाल में जो लेफ्ट था, और लेफ्ट का तो आपको पता कितना भयंकर काडर था। जी बीजेपी हाँ, जो चुनाव लड़ती है ना वेस्ट बंगाल में या कहीं भी, वो मीडिया के शोर के सहारे जीत लड़ती है। वहां पर मीडिया का शोर आ जाए, कुछ भी आ जाए, ममता का काडर बड़ा इंटैक्ट है। और ओके, लगातार सत्ता में होने के कारण उनका जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो भी समझ बड़ा गया, गजबकार। आपने देखा होगा जैसे एसआईआर ऑर्डर हुआ, गॉट योर पॉइंट। उससे जस्ट पहले उन्होंने 72 अफसरों को ट्रांसफर कर दिया आईएएस को। तो पूरे ओके स्टेट के सारे घर के बदल डाले टाइप की चीज। तो उन्होंने अपनी व्यू रचना रच रखी है। इनकी फाइनल लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद भी खेल कर देंगे, क्योंकि ओके वहां ओके, वाला इंजन तो उनके पास है ना। समझ गया। पैसे का खेल हो सकता है, मशीन का खेल हो सकता है, प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब हमारे पास कोई साक्ष्य तो है नहीं, लेकिन एसआईआर में बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि अत्री साहब कह रहे हैं कि भाई सिस्टम जो है, राज्य सरकार का सिस्टम, वो ममता बनर्जी के हाथ में। क्या लखेड़ा साहब आपको लगता है कि भाई मेरा थाना, मेरी पुलिस, मेरा कप्तान, मेरा डीआईजी, मेरी वर्दी, मेरा डीएम, ये सब कुछ तो ममता बनर्जी का है, बीएलओ भी उन्हीं के हैं, सब कुछ उन्हीं का है। क्या अगर सारा स्टाफ, सरकारी स्टाफ, अगर एग्जीक्यूशन जो है वो ममता बनर्जी के हाथ में है, तो क्या ज्ञानेश कुमार खेल कर पाएंगे, या चैलेंज है ज्ञानेश कुमार के लिए भी? नहीं, आपका आपका जो प्रश्न दीपक जी, आपका बड़ा वाजिब सवाल है, और हर आदमी ये सवाल कलकत्ता से दिल्ली तक पूछ रहा है। मैं आपने जो दो पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट है, खत्म करूंगा मैं। एक तो ममता बनर्जी जो पर आपने कहा कि 120 सीटें ममता बनर्जी को झटका लगेगा। असल नहीं, में मैंने ये क्या नहीं है कहा, कि मैं कहा कि 120 सीट पे फोकस है, जहां मुस्लिम निर्णायक है हाँ, वहां उनका फोकस है। और अगर वहां हालत ये है, जो मेरी रिपोर्ट्स है, कि बड़ी तादाद में मुस्लिम जो संगठन है, जो मुस्लिम आबादी है, उन 100 जो भी सीटें हैं, वहां ममता बनर्जी के बहुत डरी हुई है, खुद भी डरी हुई, इसलिए डरी हुई है कि वहां जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मुस्लिम आबादी है, उनका कहना है कि भाई आप लड़ क्यों नहीं रही हैं। तो कल क्या हुआ, मतलब कल कल की बात है कि जब उन्होंने रैली को संबोधित किया, तो वहां कुछ लोगों ने बोला कि भाई आप क्यों नहीं रोक रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ममता बनर्जी ने कहा मुस्लिम्स को संबोधित करते हुए कि देखिए, अगर आपका वोट कटा, क्योंकि हो क्या रहा है कि दो तरह के, एक तो बोनाफाइड मुस्लिम्स है, ये को मुस्लिम के नाम पर लोगों के वोट काटने वाली बात है, तो लोग डरे हुए हैं, जैसे बिहार में, जैसे यूपी में, बाकी जी जगह मुस्लिम डरे हुए हैं कि भाई हमारा वोट कट जाएगा, हम कहां जाएंगे, हमें तो सिटीजन ही नहीं रहेंगे तो हम कहां जाएंगे, ना बांग्लादेश लेगा, ना भारत लेगा, ना नेपाल लेगा। जी जी अब जी जी, तो ममता बनर्जी ने कल थ्रेट कर दिया कि अगर मुस्लिम आबादी को कह दिया कि अगर आप लोगों का जो बोनाफाइड मुस्लिम्स हैं, हमारे जो पश्चिम वोटर बंगाल है। के जो मुस्लिम, अगर उनका वोट काटा गया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी सेंटर ओके, गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट का। एक तो ये सवाल है। दूसरा दूसरा जो प्रश्न आपने किया कि ये आगे क्या होने वाला है, तो आगे ये जो चीजें होंगी, ये फाइट सड़कों पर होगी। मुझे लग रहा है कि राइट सर को, बीजेपी को पता है कि आज आज जो कोर्ट का आदेश है कि उन्होंने टाइम मांगा ज्ञानेश कुमार से, और इलेक्शन कमीशन ने ठीक, ठीक है, टाइम दे दिया, और ठीक, टाइम दे दिया कि भाई ये हड़बड़ी में ये क्या मामला है, कोई गरम गरम क्यों क्यों पिलाना है, गरम गरम दूध क्यों पिला रहे हैं आप, तो उसका भी ओके। टाइम बाय कर दे। ये बहुत बड़ी रिलीफ ममता बनर्जी को मिल गई है जी। सड़कों पर ही युद्ध होगा, ये कह रहे हैं, आगे चल के अगर ये टकराव बढ़ता रहा। मैं एक अंतिम सवाल अत्री साहब आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप पॉलिटिकल एडिटर भी हैं और आप राजनीति भी उतनी ही समझते हैं जितना इलेक्शन कमीशन को समझते हैं, और इसलिए आज आपके पास बड़ा डेडली एक्सपीरियंस है, इलेक्शन कमीशन भी और पॉलिटिकल एडिटर भी आप हैं। मुझे ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी का किला इस बार अमित शाह ढा देंगे, और या फिर ममता बनर्जी ही इस किले को बचाने में आगे आएंगी? क्योंकि हमने देखा दिल्ली को केजरीवाल नहीं बचा पाए, उद्धव ठाकरे, शरद पवार के हाथ जो है वो बंधे रहे महाराष्ट्र में, और हुड्डा साहब हरियाणा में कुछ नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है कि लाइक अ लाइनेस, लाइक अ टाइगरेस, एक शेरनी की तरह, दुर्गा के रूप में ममता बनर्जी पूरी चुनौती देंगी गुजरात लॉबी को? आपका फीडबैक क्या है? दीपक जी, देखिए, जो ममता बनर्जी का इतिहास रहा है, वो हमेशा से फाइटर रही है, आज से नहीं। पहले वो कांग्रेस में प्रणब मुखर्जी के साथ लड़ी बेचारी, अपना सर्वाइवल किया, फिर लेफ्ट के साथ जिस तरीके से उन्होंने टूथ एंड नेल फाइट की, और जो अब है, अगर पूरे देश के सिस्टम को आप देखें, तो मैं ये मानता हूं अगर ममता बनर्जी का किला इस तरीके से एसआईआर के जरिए ढा दिया, तो फिर इस देश के अंदर
डेमोक्रेसी बचेगी नहीं, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी तो बचेगी नहीं, ये मान करके चलिएगा। एंड द वे वी आर प्रोसीडिंग, ये जो गणेश कुमार कर रहे हैं सीईसी के तौर पे, वो इस देश में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी को एक नए रूप के अंदर लेके आ रहे हैं। तो अगर इसमें कोई फाइट दे सकती है तो उसमें पहली महिला है ममता बनर्जी और दूसरे हैं स्टालिन। बाकी जितने भी लोग हैं, आपने देख लिया तेजस्वी का क्या हाल हुआ, आपने वहां देख रहे यूपी के अंदर किस तरीके से जो गदर मचा हुआ है इस समय, और कुछ नहीं कर पा रहे अपने अखिलेश वगैरह। तो अगर सबसे बड़ा कोई किला है जो अमित शाह के लिए चुनौती है, तो उसको नंबर 1 पे मैं वेस्ट बंगाल को मानता हूं और नंबर 2 पे तमिलनाडु को मानता हूं। बड़ी बात कही, बड़ी बात अत्री साहब ने कही। उन्होंने कहा कि भाई अखिलेश यादव हो या तेजस्वी हो, इनके पास अपनी सरकार नहीं, ये विपक्ष में लोग हैं, वहां पर सरकारें एनडीए की है। इस वजह से तेजस्वी को दोष दिया जाए या अखिलेश क्या करते उसको दोष दिया जाए, वो ठीक नहीं। लेकिन ममता बनर्जी और स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं डीएमके के, और ममता बनर्जी, इनके पास अपनी सरकार है, वहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं। तो हुकूमत इनके पास है, इनके पास प्रशासन है, और इसलिए ये एक बड़ा इम्तिहान होगा। अगर बंगाल भी जीत लिया मिस्टर मोदी ने और मिस्टर शाह ने, तो उसके बाद डेमोक्रेसी के इलेक्शन के फिर कोई मायने नहीं। एक लाइन में लखेड़ा साहब जवाब दे दीजिए, क्योंकि समय एकदम इजाजत नहीं दे रहा। एक लाइन। देखिए मैं एक बात ये भी कह रहा हूं कि इस एसआईआर में बंगाल में अगर ममता बनर्जी ने सड़कों पर फाइट जीत ली, तो इसका असर उन पार्टियों पर भी पड़ेगा जो रीजनल पार्टी, जैसे डीएमके है, अखिलेश यादव है, अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, जहां अपोजिशन पार्टी, जिवन कांग्रेस पार्टी का हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहां भी एसआईआर के नाम पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो फाइट मजबूत होगी। और जब तक आंदोलन नहीं हुआ, पार्टियों का संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है। संगठन नहीं होगा तो यही होगा कि मनमर्जी से बीएलओज नहीं होंगे, इनके बीएलएज नहीं होंगे पॉलिटिकल पार्टीज के, तो क्या होगा? तो ये फाइट सड़कों पर भी लड़ी जाएगी और कागज में भी लड़ी जाएगी और टेक्नोलॉजी से भी लड़ी जाएगी। जी बिल्कुल। इन्होंने कहा, लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी, अगर अल्टीमेटली ये मोदी का रथ जो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र को रौंदता हुआ, फिर दिल्ली को रौंदता हुआ, बिहार को रौंदता हुआ, ये पूरब की तरफ बढ़ रहा है, बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, अगर बंगाल में इस रथ को रोक दिया तो ये रिलीफ मिलेगा, एक राहत मिलेगी अखिलेश यादव को, ये राहत मिलेगी। आगे जो चुनाव होने, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे फिर पंजाब हो, उनको भी राहत मिलेगी, केजरीवाल को भी राहत मिल सकती है अगर ममता बनर्जी ने इस रथ को रोका। ये बड़ी सवाल है। अब देखना है कि रथ आगे बढ़ता है या रुक जाता है, इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। अत्री साहब भाई आप आए और जो बोल्ड तरीके से आप बोलते हैं साहब, सैल्यूट टू यू। आज के दौर में इतनी बोल्ड वॉइस, आई एम रियली अमेज्ड। लखेड़ा साहब आपने भी बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।